हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 2.0 किलोमीटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए गए। इसमें दिया गया है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख जो मिला है उसमें मौर्य काल में जो अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, दैवीय प्रकोप पड़ा था, उस समय राहत कार्य किए जाने वाले कार्य का विवरण मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महायान, महास्थान, जो बांग्लादेश में है, सोहगौरा, और जो उत्तर प्रदेश में है, सोहगौरा जो उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहन वंश के समय में मुद्रा सर्वाधिक सीसा धातु के बने थे। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला राजवंश कौन था? तो यह सातवाहन राजवंश था। वह शीशे का सिक्का रोम से लाया था। वह सिक्के का शीशा रोम से लाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों का प्रभुत्व रहा। सातवाहनों का प्रभुत्व रहा अर्थात शासन रहा। इस युग के शासकों में गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख शासक थे। ये दो थे जो प्रमुख शासक थे। सातवाहनों का शकों से लंबा संघर्ष चला था। सातवाहन वंश थे जिनको शकों के साथ लंबा युद्ध लड़ना पड़ा था। पल्लव वंश की स्थापना का श्रेय सिंह विष्णु को जाता है, जिसने दक्षिण भारत में चोलों को पराजित किया था। उत्तरी महाराष्ट्र में विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रमुख जमाया था। वाकाटकों के बाद चालुक्य सत्ता में आए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान में पेरिपल्स ऑफ द इरिशियंस सी में पोड के नाम से संबोधित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आरिका मेड में। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी में मेरीमेडू पोडू के नाम से उल्लिखित है। यह आधुनिक पांडिचेरी में स्थित है। विस्तृत खुदाई में जो विस्तार से खुदाई हुआ था, इसमें यहाँ एक रोमन बस्ती मिली है। पेरिपल्स 80 से 115 ईस्वी में एक अज्ञात ग्रीक नाविक नाव चलाने वाला, जिसके द्वारा यूनानी भाषा में लिखित ग्रंथ है, जिसके भारतीय बंदरगाहों और व्यापारों के संबंध में जानकारी संग्रहित है। पेरिपल्स में कांची का नाम कोरकई मिलता है, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था।
कांची का नाम कोरकोई मिलता है जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोल कोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। कोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। कोलकपियम द्वितीय संगम का एक मात्र ग्रंथ है, ये मात्र शेष ग्रंथ है। अगस्त्य ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक जो तोलकपियम ग्रंथ है, वो 12 शिष्यों में से एक तोलकपियम द्वारा ग्रंथ लिखा गया था। जो यह ग्रंथ है अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे तोलकपियम, जिसके द्वारा यह द्वितीय संगम ग्रंथ लिखा गया था। सूत्र शैली में रचा गया यह ग्रंथ सूत्र शैली में रचा गया है। यह ग्रंथ तमिल भाषा में है। तमिल भाषा के प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। संगमकालीन इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। संगमकालीन इतिहास में इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में प्रेम विवाह को पंचतीनय, एक पक्षीय प्रेम को कैकिनय एवं अनुचित प्रेम को पैरुदनय कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम गुप्त वंश के महान शासक में से एक थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शकों के उन्मूलन के बाद। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का पतन, क्रमिक पतन अर्थात एक एक करके पतन यानी कि समाप्त होते जाना, यह किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा प्रतिहार काल की। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल की। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल की। अगर हम इसकी व्याख्या देखा जाए तो इस प्रकार है। गुप्त काल में अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने लगा, व्यापार और वाणिज्य का कमी होने लगा तथा आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ने लगी। जो आर्थिक रूप से धन थे, जो धन बेचने पर हमें मुद्राएं प्राप्त होती थी, वह आर्थिक गतिशीलता कम पड़ने लगा। इसी समय सामंतवाद भी जड़ पकड़ने लगा। फलतः आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में रहने लगे। नगरों का पतन होने लगा। साथ ही साथ नगरों का पतन भी होने लगा कि हेनसांग एक सदी के बाद प्रमुख गुप्तकालीन नगरों का उजाड़ होने की बात कही। हेनसांग थे जो एक सदी के बाद प्रमुख गुप्तकालीन नगरों के उजाड़ होने की बात कही थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? निम्न में से किस युग को है? वर्तमान में जो दशमलव प्रणाली है वो इसका श्रेय किस युग को जाता है? तो इसका गुप्त युग को जाता है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। वर्तमान जो गणित में दशमलव प्रणाली है इसका आविष्कार का जो श्रेय है गुप्त युग को जाता है। इसका आविष्कार का श्रेय गुप्त युग को जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा का चित्रांकन, जो गुफा है गुफा का चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है और दूसरा गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण है कि स्थान पर उपलब्ध है। यह किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ गुफाएं। इसका आंसर हो जाएगा बाघ गुफाएं। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। अजंता और एलोरा की गुफाएं की तर्ज पर ही बाघ गुफाएं बनी हुई है। इन गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती है। इन गुफाओं में बनी चित्रकारी मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती है। इन गुफाओं की खोज, जो इन गुफा है यह गुफा है, इसकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। तो यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।